हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के रिवीजन लेक्चर के साथ। और प्यारे बच्चों, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि बहुत ही कम टाइम बाकी है, 3 ही घंटे बाकी है, 72 घंटे भी नहीं बचे अभी हमारे पास। तो प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैंने इसका एक रिवीजन लेक्चर स्पेशली बनाया आप लोगों के लिए, है ना, जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट थी। और मैंने कोशिश की है कि इसमें आए हुए आईआईटी के अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो भी साथ में ऐड कर दिए ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन ये रिवीजन लेक्चर बेटा ये व्हाइट बोर्ड पे नहीं चलने वाला है, इसमें मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाने वाला हूं। जो जो आपको मैंने क्लास में इलस्ट्रेशन कराए, जिस तरीके से पढ़ाया, आपको आपके नोट्स ही पूरे के पूरे दिख जाएंगे, है ना। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा पार्ट को टच करूं। हालांकि जो क्लास में इतना डिटेल में मैंने आपको, है ना, 15 घंटे में पढ़ाया होगा, मैं कोशिश करूंगा 1 घंटे में उसको स्क्वीज डाउन करने की। हालांकि बाद में मैं एक्सरसाइज 3 के कुछ क्वेश्चंस लगाऊंगा ताकि आईआईटी में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आपको पता रहे। हालांकि आईआईटी में मैं आपको बस इतना ही कहना चाह रहा हूं, जो क्वेश्चंस आते हैं आपके आईआईटी में वो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के, लेकिन बाकी चैप्टर से थोड़ा सा अलग है। मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, रिवीजन स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दे रहा हूं, बाकी सारे चैप्टर्स में क्वेश्चन पढ़ के फील आ जाती है ऐसे करना है। इन चैप्टर्स में इसमें क्या होता है, ज्यादातर जो डेटास गिवन होते हैं बेटा, 7-8 चीजें गिवन होती हैं, 1-2 चीजें पूछ लेते हैं उसमें से, या 3 चीजें पूछ लेते हैं। 7-8 चीजें दिमाग में नहीं बैठ सकती, मेरे नहीं बैठ सकती, तो आपके कैसे बैठेंगी। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे बेटा, लिख लेंगे। ऐसा हो सकता है कि छोटा क्वेश्चन भी हो, है ना, ज्यादा चीजें ना गिवन हो, मतलब उसमें चीजें ज्यादा गिवन होंगी। जैसे साइक्लिक प्रोसेस अगर आया तो 4 बेटा 4 पॉइंट्स, जैसे मान लो साइक्लिक प्रोसेस के, है ना। अब अगर 4 पॉइंट्स है तो बेटा 4 पॉइंट के अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह वगैरह, है ना। तो ये बिल्कुल पक्की सी बात है कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो डिफिकल्ट होगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा। अगर आपने 1 घंटा मेरे साथ डट के बैठे तो मैं 99% श्योर हूं कि इस बार का जो क्वेश्चन होगा 2020 का, वो इस लेक्चर में मैं बिल्कुल कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए प्यारे बच्चों, बातचीत छोड़ के स्टार्ट करते हैं केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर के साथ। प्यारे बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली क्या है प्यारे बच्चों? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली हाइपोथेसिस था। हम कोई भी हाइपोथेसिस को ट्रू कब मान लेते हैं बेटा? बेसिकली हम ये जानना चाहते थे गैस किस चीज से बनी है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, एटम किस चीज से बना है, हम ये जानना चाहते थे बेसिकली एटम का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है ना। तो हमने बहुत सारी अटेम्प्ट ली, लेकिन अगर बेटा हमने कुछ भी चीज अगर प्रपोज करते, जैसे अगर हमने एटम के लिए प्रपोज किया, लेकिन अगर मतलब साइंटिफिकली वो बात सही ना निकले, अगर हम एक्सपेरिमेंट्स करें उसके बेस पे वो बात सही ना पाई जाए, तो फिर हम उसको फाइनली एटॉमिक मॉडल नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो वैसे ही बेटा यहाँ पे गैस मॉडल के लिए बेटा चल रहा था कि गैस किस चीज से बनी है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली कुछ भी नहीं है, गैस मॉडल है। तो बेटा इसने क्या बोला, हमने इसको ट्रू क्यों मान ली? इसको ट्रू मानने के पीछे केवल और केवल एक रीजन था, और वो रीजन क्या था प्यारे बच्चों? रीजन ये था क्योंकि इससे हमारी आइडियल गैस इक्वेशन पूरी डेवलप होकर आ गई। बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पहले ही गैस लॉज आ चुके थे, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ, बॉयल्स लॉ। तो बेटा ये जो सारे के सारे लॉज थे ये डेवलप हो चुके थे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से फाइनली हमने देखा बेटा ये सारे के सारे लॉज प्रूव हो जा रहे हैं, एंड हेंस हमने मान लिया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक सही गैस मॉडल है। ठीक है। तो बेटा जैसे कि पहली चीज जो बेटा हम पढ़ते हैं हमेशा, वो एक आसान चीज पढ़ना चाहते हैं। हम हमेशा एक आसान चीज करना चाहते हैं। जैसे हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो पहली चीज हमारी हो वो बहुत डिफिकल्ट ना हो। पत्थर फेंका था तो एयर ड्रैग नहीं था, तो यहाँ पर हमने क्या माना है? आइडियल गैस, है ना। आइडियल गैस है जिसमें क्या है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। कोई गैस मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं, अट्रैक्शन रिपल्शन होगा, इतने सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं कि उसका मोशन स्टडी करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो प्यारे बच्चों हमने क्या माना? गैस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। बेटा जो गैस है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। स्मॉल इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन देम, जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, ताकि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो बेसिकली कोई खास जगह ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बेटा जब मतलब जो लॉ निकल के आता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन थोड़ी ना मोटा हो जाता है, खाली जगह बेसिकली बढ़ जाती है। एट कांस्टेंट प्रेशर हम देखते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो कौन सी वॉल्यूम बढ़ती है? खाली स्पेस की। तो बेटा हम खाली स्पेस को ही बेसिकली टोटल वॉल्यूम कंसिडर करना चाहते हैं। ऐसा कब हो पाएगा? ऐसा तभी हो पाएगा जब गैस मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे कंसिडर कर लें। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर गैस आर आइडेंटिकल। एक पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं, इसीलिए बेटा हम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर पाते हैं। नंबर के टर्म्स में हम कभी भी कब बात कर सकते हैं? जब सारी की सारी चीजें आइडेंटिकल हो। सारी टॉफी आइडेंटिकल होती हैं, तो बेटा वो दुकानदार क्या कहता है, एक टॉफी 50 पैसे की है या एक टॉफी 1 रुपए की, बनाना आइडेंटिकल होते हैं, तो सारे के सारे हम बनाना को नंबर के हिसाब से बेच पाते हैं। तो बेटा आइडेंटिकल है, इसीलिए हम नंबर ऑफ मोल्स को यूज कर पाते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली गैस मॉडल है जिससे हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को, है ना, मतलब बेसिकली रिलेट करना चाहते हैं उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, कि मॉलिक्यूलर लेवल पे इनके मतलब क्या है। ठीक है।
अब जो बेटा मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है बेटा वो कैसा होना चाहिए, रेंडम होना चाहिए। इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं, रेंडम तो होना ही चाहिए। अगर सारे के सारे मान लो कैरम बोर्ड की गोटी है मेरे पास, कोई फ्रिक्शन नहीं, मैंने सब गोटियों को इकट्ठे सीधे फेंक दिया, तो बेटा आके टकरा के ऑब्लिक कोलिजन होंगे। तो ऐसा मैं कह ही नहीं सकता हूं कि एक्स में वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए या वाई में। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन शुड बी सेम। दैट इज मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन विद रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन विद रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। वीएक्स स्क्वायर एवरेज, वीवाई स्क्वायर एवरेज, वीजेड स्क्वायर एवरेज शुड बी सेम। क्योंकि मेरे पास कोई रीजन नहीं ये कहूं कि एक्स में वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए या वाई में। तो बेटा जो एवरेज वेलोसिटी है एक्स में वो भी जीरो होती है, एवरेज वेलोसिटी वाई में भी, क्योंकि जितने वाई में पॉजिटिव वाई में जाएंगे उतने नेगेटिव में, जितने प्लस एक्स में जाएंगे उतने माइनस एक्स में, जितने प्लस जेड में जाएंगे उतने माइनस जेड में। और जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आएंगी एक्स वाई जेड में वो क्या आएंगी बेटा, बराबर। अब बेटा वॉल्यूम क्या चीज है, कई बार हमको कहा जाता है कंटेनर है 1 लीटर का, उसमें 1 मोल हीलियम है तो भी हम कहते हैं वॉल्यूम 1 लीटर है, आधा मोल हीलियम है तो भी हम कहते हैं वॉल्यूम 1 लीटर है, 1/4 मोल हीलियम है तो भी हम बोलते हैं वॉल्यूम 1 लीटर। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज दैट रीजन ऑफ स्पेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन जीरो एंड इक्वल। वॉल्यूम इज दैट रीजन ऑफ स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉन जीरो एंड इक्वल। ठीक है, अब बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से। इफ फॉर सम टाइम वेलोसिटीज आर रैंडम देन प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम आर नॉट डिफाइंड। क्यों बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बेटा रैंडमनेस है तभी बेटा इन सब चीज़ों के मायने हैं, अगर रैंडमनेस नहीं है तो इन सब चीज़ों के कोई मायने नहीं है। जैसे यहाँ पर जो मैंने कंटेनर दिखा रखा है, इसमें क्या है, एक साइड वैक्यूम है ना, और एक साइड गैस भरी हुई है। अब बेटा अगर एक साइड वैक्यूम है और एक साइड गैस भरी हुई है तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि जैसे ही मैं इस वॉल को अगर ब्रेक कर दूँ, इस वॉल को अगर मैं ब्रेक कर दूँ, इफ द वॉल इज बॉम्बार्डेड, तो बेटा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स इधर को मूव करना चालू करेंगे। ठीक है, लेकिन अब इस तरफ तो मॉलिक्यूल्स अभी है नहीं, लेकिन इस तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या प्रेशर हर तरफ सेम आएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या प्रेशर हर तरफ सेम आएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या जो मैं प्रेशर, बेटा मैं तो मान लेता हूं ना, जो कंटेनर में जो कोई भी वन एरिया उस पर जो फोर्स लग रहा है वो प्रेशर, क्या हर वन एरिया पे फोर्स बराबर लग रहा होगा, नहीं। ऐसा कब होगा, जब रेंडमनेस होगी, जब हर तरफ मॉलिक्यूल्स बेटा बराबर बराबर होंगे, है ना। तो क्या यहाँ पे वॉल्यूम इस कंडीशन में डिफाइन होगी, बिल्कुल भी नहीं। जब बहुत जल्दी से ही गैस मॉलिक्यूल्स हर तरफ बराबर बराबर फैल जाएंगे, है ना, और एक्स में, वाई में, जेड में बराबर जा रहे होंगे, बेटा देखो होगा क्या, यहाँ रेंडमनेस क्यों खत्म हुई, क्योंकि जो इधर वाली साइड से मॉलिक्यूल्स टकरा के आए वो तो आ गए, लेकिन जो इधर वाली साइड से टकराना था वॉल तो रही नहीं, वो तो सीधे जाए जा रहे हैं। तो बेटा जितने अब प्लस एक्स में आ रहे हैं उतने माइनस एक्स में अभी नहीं आ रहे हैं। फाइनली इस वॉल से टकराएंगे, जब फाइनली जाके जो राइट साइड पे वॉल है जब यहाँ से टकराएंगे तो बेटा फिर होगा कि रेंडमनेस दोबारा से आ जाएगी, और फिर ही हम कहेंगे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर डिफाइंड है। इस केस में जब हमने इसको अचानक से रिमूव कर दिया, इसको हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, जो वैक्यूम में एक्सपेंशन होता है। तो गैस ने किसी चीज को धकेला नहीं, तो गैस ने कोई वर्क किया नहीं, गैस ने कोई वर्क किया नहीं। सारे के सारे कोलिजन बेटा हम कैसे मान के चलते हैं गैस के, इलास्टिक। कैसे मान के चलते हैं, इलास्टिक। तो कोई भी वेलोसिटीज में कोई चेंज आया नहीं, इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आया नहीं। तो अगर वर्क किया नहीं, इंटरनल एनर्जी में चेंज आया नहीं, तो हीट सप्लाइड क्या होगी, जीरो। और वैसे भी हीट सप्लाइड तो जीरो ही, हमने हीट तो सप्लाई करी नहीं, बहुत जल्दी से ये प्रोसेस हो गया। तो बेटा यहाँ पर अगर मेरे को इसका ग्राफ बनाना होगा तो खाली 2 पॉइंट आएंगे बीच में, मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसा बना दें या आइसोबारिक या एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, क्या बनेगा बेटा, ये बकवास की बात है, बीच में तो डिफाइंड ही नहीं है ना बेटा। तभी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर डिफाइंड होते हैं, तभी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर डिफाइंड होते हैं जब रेंडमनेस होती है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हर जगह मॉलिक्यूल मिलने की प्रोबेबिलिटी बराबर थी क्या अभी जैसे ही मैंने रिमूव किया, नहीं। रेंडमनेस होने के बाद होगी, यस। मॉलिक्यूल्स डू नॉट अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर और वॉल्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। बेटा खाली कोलिजन के दौरान ही वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, है ना ही वो वॉल्स पे लगाते हैं, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। तो बेटा क्योंकि बेटा अगर वो फोर्स लगाएंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बेटा आइडियल गैस हमने मानी है, क्योंकि अगर वो फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे तो बेटा कंडीशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, है ना। यही वैन डर वाल साहब ने किया था कि मान लिया था फोर्स है, और उसके कारण बेटा उन्होंने फाइनली एक इक्वेशन निकाली, P+A n² / v² × v - nb = nRT, विच इज वैन डर वाल गैस इक्वेशन, है ना। वी कंसिडर ऑल कोलिजन टू बी इलास्टिक। ऐसा हो सकता है बेटा, अभी तो हम कोलिजन थ्योरी पढ़ते हैं, है ना, इसमें क्या बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, जिसमें मॉलिक्यूल्स टकराते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन पे तो रिएक्शन हो जाती है। पर बेटा अगर मैं यहाँ ये मान लूँ कि कुछ एनर्जी खर्च हो जा रही है बॉन्ड तोड़ने में, तो बेटा मेरे लिए फिर से चीज़ डिफिकल्ट हो जाएगी। कितने कोलिजन्स बेसिकली, कितनी एनर्जी खराब होती चली जाएगी डायरेक्टली, मेरे को ये पता ही नहीं लगेगा कितनी एनर्जी बेसिकली बॉन्ड तोड़ने में यूज़ हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। तो मैं चाहूँगा एक कंटेनर में जब मॉलिक्यूल्स हैं तो बेटा कोई भी कोलिजन इनइलास्टिक नहीं हो रहे हैं, है ना, सारे कोलिजन इलास्टिक हैं, कहीं पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे कोलिजन इलास्टिक मान रहे हैं हम। ठीक है, अब देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। वैसे तो बेटा ऊपर जाते हैं तो हमको बोला जाता है कि बहुत ऊंचाई पे एस्थमा पेशेंट्स को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर कम है
है ना, हमारी लंग्स की कैपेसिटी कम होती जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं। तो बेटा फिर अगर बहुत ऊंचाई पे क्यों नहीं बोला जाता जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर जो है वहाँ पर कम है, गैस का प्रेशर वहाँ पे कम है। क्यों कम है? क्योंकि बेटा ग्रेविटी के अगेंस्ट मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो बेटा वहाँ पर क्या होगा, फाइनली रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेटा एक्चुअली होता तो यही है, अलग अलग हाइट पे बेटा प्रेशर अलग अलग होता है, अलग अलग हाइट पे बेटा प्रेशर अलग अलग होता है। पर बेटा अगर एक कंटेनर के लिए डिस्कस करना होगा तो बेटा हम जो बेसिकली हम कहते हैं एक मॉलिक्यूल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं तो बेटा यहाँ से मॉलिक्यूल यहाँ पे आ रहा है, अगर आप ये मानो वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो हमने फिर से डिफिकल्टी हटाई कि मॉलिक्यूल्स पे, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर एक्चुअली पढ़ना चाहिए या नहीं? बेटा बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ग्रेविटी फोर्स लगाएगी तो बेटा मॉलिक्यूल पे इफेक्ट पड़ना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, और बेटा एच हाइट पे बेसिकली जो प्रेशर आता है वो तो ये आता है P = P0 e⁻⁻mgh/RT, जिसको हम आगे डिराइव भी कर लेंगे। अब रूट मीन स्क्वायर, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज क्या क्या होती हैं? √3RT/m, √8RT/m, √2RT/m। ये आपको आई होप याद होंगी। राम √3, √8/π और √2, ठीक है। और बेटा सबसे बड़ी से कौन सी होती है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज कम होती है और मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होती है ना। और ये क्या है बेटा, ये जो ग्राफ दिखा रखा है कि ये मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड का है कि अलग अलग वेलोसिटीज अलग अलग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती हैं, और जिसके पास सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब प्यारे बच्चों, मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो डेरिवेशन किया था, जिससे हम निकालते हैं PV = 1/3 mn/VRMS², है ना। डेरिवेशन अगर मैं करूंगा तो बेटा लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा, या बहुत जल्दी से बता देता हूं, है ना। तो यहाँ पर होता क्या है बेटा, देखो बेसिकली हम एक I टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं। ये हमारा कंटेनर है ना, और कंटेनर में I टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कंसिडर कर रहे हैं। I टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पता है कौन से हैं? रेंडमनेस है, किसी के पास वेलोसिटी इधर होगी, किसी के पास इधर, किसी के पास इधर, किसी के पास इधर। तो मैं वो मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर रहा हूँ जिसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से θi एंगल पे होगी और जिनकी स्पीड vi होगी। मैं I टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। I टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब जिनकी स्पीड vi है और θi एंगल पे, जिनकी स्पीड vi है और θi एंगल पे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। तो उनकी नंबर डेंसिटी है di। वन वॉल्यूम में I टाइप वाले di हैं, वन वॉल्यूम में I टाइप वाले di हैं। तो चेंज इन मोमेंटम फॉर वन मॉलिक्यूल, जब वो एक मॉलिक्यूल टकराएगा तो मोमेंटम में क्या चेंज आएगा? बेटा सोच के देखिए, पहले मोमेंटम क्या था? mvi इधर, बाद में क्या हो जाएगा? mvi इधर। तो साइन θi वाला कंपोनेंट तो चेंज हुआ नहीं, जो mvi cos θi इधर था वो mvi cos θ इधर हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है? 2mvi cos θi। एक के मोमेंटम में क्या चेंज आया? 2mvi cos θi। अब जिनकी स्पीड vi है θi एंगल पे, बेटा क्या वो सारे के सारे इधर ही जा रहे होंगे या कुछ इधर भी जा रहे होंगे? आधे इधर जा रहे होंगे, आधे इधर, है ना। क्योंकि मैं कह नहीं सकता हूँ इधर ज्यादा क्यों जाएंगे, है ना। रेंडमनेस है, जितने इधर जा रहे होंगे I टाइप वाले उतने ही इधर जा रहे होंगे, ठीक है। तो देखो बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अब टकराएंगे कितने एक सेकंड में? जो vi डिस्टेंस पे है वही तो टकरा सकता है, जो vi डिस्टेंस पे है वही तो टकरा सकता है। अब इस वॉल्यूम में बेसिकली कोई, अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया कंसिडर कर रहा हूँ, उस पर कितने टकराएंगे? यहाँ पर ये जो एरिया है जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ उस पर कितने मॉलिक्यूल्स टकरा सकते हैं? जो इस वॉल्यूम में होंगे बेटा वही तो टकरा सकते हैं इस पे जाके, क्योंकि जो यहाँ पे जिसकी स्पीड vi है भी वो तो इस पे टकराएगा ना। मैं इस एरिया पे टकराने की बात कर रहा हूँ, जो एरिया मैंने दिखाया है। तो बेटा जो vi cos θi वॉल्यूम में होंगे वही टकरा सकते हैं, जो vi cos θi वॉल्यूम में होंगे बेटा वही टकरा सकते हैं। एक, अब इस इतनी वॉल्यूम में होंगे कितने प्यारे बच्चों? इतनी वॉल्यूम में होंगे कितने मॉलिक्यूल्स? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of I type in this volume that can collide is AVI cos θi into di/2। वन वॉल्यूम में I टाइप वाले di हैं, तो AVI cos θi में कितने होंगे? AVI cos θi di। टकराएंगे कितने? आधे, क्योंकि आधे इधर जाएंगे और आधे इधर जाएंगे। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा एक के मोमेंटम में क्या चेंज आ रहा था? 2mvi cos θi, है ना। और टकराने कितने वाले? इतने। तो बेटा एक सेकंड में जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो ये हो गया, और इसी को हम बोलते हैं फोर्स। एक सेकंड में जो मोमेंटम में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं फोर्स। I टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण जो एरिया पे फोर्स आएगा वो ये आपके सामने आ चुका है। अब क्या करना है बेटा? इसका समेशन कर देंगे। vi cos θi² आ गया, इसको हम vxi² बोल देंगे। समेशन di vxi² आ गया है ना। अब क्या करेंगे बेटा? थोड़ा सा हाथ से लिख के कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कायदे से, है ना। या इस डेरिवेशन को आप स्किप भी कर सकते हैं। बस एक बार आपने देख रखा होगा ना तो बेटा आसान रहेगा, क्योंकि डेरिवेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है KTG पे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलता है? रेडिएशन प्रेशर में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब समेशन di से मल्टीप्लाई किया, समेशन di से डिवाइड किया, अब क्या मिल जाएगा? ये चीज क्या बन जाएगी? एवरेज vx² एवरेज आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? vx² एवरेज।
तो एम ए वी एक्स स्क्वायर एवरेज और समेशन डी आई को क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि वन वॉल्यूम में आई टाइप वाले डी आई हैं, तो समेशन ऑफ डी आई क्या हो जाएगा, टोटल मॉलिक्यूल्स आई टाइप वाले कितने हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स आई टाइप वाले कितने हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स आई टाइप वाले कितने हैं। ठीक है, अब वी एक्स स्क्वायर एवरेज कहां से निकालेंगे बेटा, वी एक्स वन स्क्वायर वी वाई वन स्क्वायर वी जेड वन स्क्वायर हो गया वी वन स्क्वायर, वी एक्स टू स्क्वायर वी वाई टू स्क्वायर वी जेड टू स्क्वायर, मतलब अगर वी एक्स वी वाई वी जेड अगर कॉम्पोनेंट होते हैं तो बेटा वी कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड कितना होता है, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, या वी स्क्वायर इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अब इन सबको अगर आप ऐड करके एन से डिवाइड कर दो तो क्या देगा, वी एक्स स्क्वायर एवरेज, इन सबको अगर आप ऐड करो वी एक्स स्क्वायर वालों को और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वी एक्स स्क्वायर एवरेज, ये वी वाई स्क्वायर एवरेज, ये वी जेड स्क्वायर एवरेज, और वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर टिल वी एन स्क्वायर बाय एन, ये क्या हो जाएगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना। और मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, रूट मीन बेटा रूट ऑफ मीन स्क्वायर क्या होता है, मीन स्क्वायर का अंडर रूट, मीन स्क्वायर का अंडर रूट, तो बेटा रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो वी स्क्वायर का एवरेज क्या आ जाएगा, रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर सब बराबर है, इसलिए बन जाएगा 3 एक्स स्क्वायर एवरेज इज इक्वल्स टू वी आर एम एस स्क्वायर। बस अब यहाँ से वी एक्स स्क्वायर एवरेज की जो वैल्यू आ रही है ना, इसको हम निकाल के इसमें डाल देंगे वी आर एम एस स्क्वायर बाय 3 और हमको मिल जाएगा पी वी इक्वल टू 1/3 एम एन वी आर एम एस स्क्वायर, पी वी इक्वल टू 1/3 एम एन वी आर एम एस स्क्वायर। और बेटा मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड से जब हम निकालते हैं वी आर एम एस, वो होता है √3RT/m, उसको पुट करेंगे तो ये बन जाएगा पी वी इक्वल टू NRT, दैट इज जो एग्जिस्टिंग गैस लॉज थे, जो आइडियल गैस इक्वेशन बनी थी गैस लॉज से, वो हमने प्रूव कर दी बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देयरफॉर इस मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया था, देयरफॉर ये थ्योरी को मान लिया गया था कि ये थ्योरी सही है। ठीक है, लेकिन ये ट्रू कब आएगी बेटा ये थ्योरी, जब कंटेनर छोटा हो, क्योंकि ग्रेविटी का रोल बड़े कंटेनर में तो आ जाएगा, है ना। और बेटा यहाँ से टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ रही है, ध्यान से देखिए, पी वी इक्वल टू 1/3 एम एन वी आर एम एस स्क्वायर था। ठीक है, और इसको हम पी वी को लिख सकते हैं यहाँ पे NRT, और यहाँ से अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू निकालेंगे वी आर एम एस स्क्वायर को आप बोल सकते हैं V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर टिल VN स्क्वायर बाय N, तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा। तो टेम्परेचर बेसिकली क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, वो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर V3 स्क्वायर VN स्क्वायर है, स्क्वायर्स का एडिशन है, तो बेटा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 केल्विन, जब सबके सब मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं। चलिए बढ़ा जाए आगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई पी वी इक्वल टू 1/3 एम एन वी आर एम एस स्क्वायर। पर बेटा हमने माना क्या है, ये डिराइव करते हुए हमने ये माना है, ध्यान से देखिए, हमने ये माना था कि जो वी स्पीड से आ रहा है कंटेनर की तरफ वो उसको टकरा सकता है। हमने माना था जो वी स्पीड से आ रहा है कंटेनर की तरफ वो टकरा सकता है। इसका हमने माना, इसका मतलब हमने माना है कि कंटेनर रेस्ट पे है, या जो हमने वी स्पीड लिए वो कंटेनर की रिस्पेक्ट में, वो कंटेनर की रिस्पेक्ट में। तो बेटा यहां से जो वी आर एम एस स्क्वायर बेसिकली किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, क्या वी आर एम एस स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर है, वो कंटेनर की रिस्पेक्ट में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज हैं। यहां पर जो मैंने वेलोसिटीज के बारे में चर्चा करी है वो कंटेनर की रिस्पेक्ट में है या सेंटर ऑफ मास ऑफ गैस की रिस्पेक्ट में है। तो बेटा अगर ये सेंटर ऑफ मास ऑफ गैस की रिस्पेक्ट में है तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अगर ये जो वेलोसिटीज हैं, ये रूट मीन स्क्वायर, ये जो वेलोसिटीज हैं अगर ये कंटेनर की रिस्पेक्ट में या सेंटर ऑफ मास ऑफ गैस की रिस्पेक्ट में, तो क्या वी आर एम एस स्क्वायर से एसोसिएटेड जो काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम एन वी आर एम एस स्क्वायर, इज इट टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/2 पीवी या 3/2 NRT, और इट इज ओनली काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और इट इज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। एसी बंद करिए। तो इट इज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्या ये बात समझ में आ गई है? बिल्कुल आ गई। तो बेटा ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है 3/2 NRT या 3/2 PV, हाफ mn VRMS स्क्वायर, बेटा एक मॉलिक्यूल का मास है m, n मॉलिक्यूल्स का हो गया हाफ mn, मतलब ये हो गया मास इनटू VRMS स्क्वायर। ये क्या आ गई बेटा, टोटल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। प्लस लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज टोटल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर कंटेनर चल रहा होगा, अगर कंटेनर चल रहा होगा तो बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, ये जो काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाली 3/2 NRT, ये काइनेटिक एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और अगर कंटेनर चल रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 3/2 NRT1 प्लस हाफ NMV स्क्वायर। लेकिन अब चलते हुए कंटेनर को अचानक से रोक दोगे तो बेटा जो उसके पास एक बायस, सबके पास एक v वेलोसिटी एक्स्ट्रा थी, वो भी रैंडम में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब वो भी रैंडम में कन्वर्ट हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
मतलब जो वेलोसिटी थी सबके पास एक एक्स्ट्रा वी है ना, सबके पास एक एक्स्ट्रा थी बेटा, टकरा टकरा के वो भी रेंडम में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ डेफिनेटली बेटा, अगर आप मेरे से क्लास में पढ़े हैं तो ही बेटा आप ये लेक्चर समझने लायक होंगे। ठीक है, तो बेटा ये क्या बन जाएगा 3/2 nRT1 प्लस हाफ NMV² बराबर 3/2 nRT2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। ये बेटा था अब प्रेशर इन अ गैस कॉलम, है ना बेटा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी लेयर को कंसिडर कर रहे हैं। इस छोटी सी लेयर पे ऊपर से क्या फोर्स आ रहा है, P प्लस DP इंटू ए, नीचे से क्या आ रहा है P इंटू ए, और बेटा इसका वेट भी तो होगा रो ए DXG। और बेटा जो कंडीशन है वो हर जगह स्टेबल है। इसका मतलब प्यारे बच्चों पता है क्या है, अगर कंडीशन हर जगह स्टेबल है, जो कंडीशन है जहां पर जो कंडीशन है वही रह रही है, ना प्रेशर बढ़ रहा है ना घट रहा है, वहां पर वही मास है, तो मैं ये कह सकता हूं इस पूरे पार्ट पे जो टोटल फोर्स है, यहाँ पे ना वेलोसिटी नीचे को आ रही है ना ऊपर को आ रही है एक्स्ट्रा, तो बेटा मैं बस आपको ये कह सकता हूँ ये जो पार्ट है इक्विलिब्रियम में, तो जितना नीचे को फोर्स आ रहा है P प्लस DP इंटू ए प्लस रो ए DXG, ये रो ए DXG क्या हो, ADX हो गई वॉल्यूम छोटी सी, इंटू रो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू G वेट बराबर P इंटू ए। यहाँ से DP की वैल्यू आ गई माइनस रो G DX। क्या रो कॉन्स्टेंट होगा, क्या डेंसिटी गैस की कांस्टेंट होनी चाहिए, या जहां पर ऊपर बेटा देखो आप सोचो ये अर्थ है, अर्थ के जितना ऊपर जाओगे उतना ऊपर एयर ज्यादा है, तो ज्यादा एयर कंप्रेस करेगी तो नीचे वाली एयर थोड़ी कंप्रेस्ड होगी, ऊपर बेटा डेंसिटी अलग अलग जगह अलग अलग होगी। तो PV इक्वल टू nRT से डेंसिटी जो है प्रेशर पे डिपेंड करती है। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को लिखेंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और रो आ जाएगा PM/RT। अब रो की वैल्यू PM/RT यहाँ पे डाल देंगे, है ना, और ये बन के क्या आ जाएगा, रो की वैल्यू जब PM/RT डाल देंगे ये बन के आ गई इक्वेशन, जहां पर P को आप इधर ले जाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो dP/P आ गया माइनस mg/RT dx। जब x 0 था तो प्रेशर P0 था, मान लो x इक्वल टू 0 पे P0 है, तो h पे क्या हो जाएगा वो हम निकालना चाहते हैं, मान लिया P, तो यहां से आ गया P इक्वल टू P0 e की पावर माइनस mgh/RT, P इक्वल टू P0 e की पावर माइनस mgh/RT। मैं चाहूंगा ये पर्टिकुलर ये जो डेरिवेशन है आपके सामने ही है, कैसे किया है मैंने डेराइव, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसलिए मैं स्किप करूंगा, एक बार आपको लिख के कर लेना चाहिए। सबसे पहले टोटल फोर्स जीरो किया, जैसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी किया था, टोटल फोर्स आपने DX वाले पे जीरो किया, टोटल फोर्स जीरो के बाद आपने क्या किया, रो को लिखा PM/RT और सिंपली आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिल गई, आपने इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर ये जो कंटेनर है ये ऊपर जा रहा है G एक्सेलरेशन से, कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, G एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब अगर ये G एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पे प्रेशर बॉटम मोस्ट पे P0 है, तो किसी h हाइट पे प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर P इक्वल टू P0 e की पावर माइनस mgh/RT नहीं आएगा। अब बेटा कंटेनर के रिस्पेक्ट में एक सूडो फोर्स भी आ जाएगा, mg प्लस ए हो जाएगा, तो G के बदले G प्लस ए, और A क्या है G, तो 2G हो जाएगा, तो E की P इक्वल टू P0 e की पावर माइनस mgh/RT के बदले क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस 2 mgh/RT। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। बैरोमीटर वाला ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बेटा मैं आज इसकी वीडियो भी साथ में ही अपलोड करने वाला हूं, उसमें इसका सोल्यूशन है, मेरा क्लास की ही वीडियो का सोल्यूशन है, तो वो आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या कहता है बेटा, अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सी और ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, है ना। तो बेटा मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बेटा ए बी में कोई एक प्रॉपर्टी होगी जो कॉमन होगी जिसके कारण थर्मल इक्विलिब्रियम है, BC में भी एक प्रॉपर्टी कॉमन होगी, वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती थी, है ना। हम क्यों बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर है, क्योंकि बेटा वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो सब में कॉमन होने के कारण थर्मल इक्विलिब्रियम आ रहा है, दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री वाले बोलते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हम लोग बोलते हैं क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। केमिस्ट्री वाले प्यारे बच्चों सिस्टम सेंट्रिक होते हैं, वो कहते हैं हमारा ये गैस है, इस पे वर्क करोगे तो भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और इसको हीट दोगे तो मॉलिक्यूल्स बेटा ज़्यादा, अगर हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और फिर तो पक्का है कि मॉलिक्यूल्स तेज भागेंगे, क्योंकि टेम्परेचर किसका आइडिया दे रहा था, रफ्तार का। अभी तो बताया था V1² V2² Vn², जितना टेम्परेचर ज़्यादा इसका मतलब रफ्तार ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, जितना टेम्परेचर ज़्यादा रफ्तार ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा। आया, बिल्कुल आया। चलिए, तो अब वो लोग बोलते हैं कि हीट देंगे तो बेटा तो पक्का है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर ये है, इसको अगर हम हीट दे कंटेनर को तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सही या गलत? बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम इस पे वर्क करें, जैसे मान लो ये है, हम पिस्टन को आगे धकेलें,
अगर हम इस पिस्टन को आगे धकेलेंगे तो क्या होगा बताएंगे? तो क्या होगा, मॉलिक्यूल जो आ रहा है ना, वो अगर पिस्टन आगे आ रहा है तो मॉलिक्यूल टकरा के तेज जाएगा, तो मॉलिक्यूल टकरा के तेज जाएगा, तो बेटा रफ्तार बढ़ जाएगी, और रफ्तार बढ़ गई तो रफ्तार ही तो उसकी इंटरनल एनर्जी है, तो रफ्तार ही तो उसकी इंटरनल एनर्जी है। आया या नहीं आया? अच्छा, मैं एक बात बतानी भूल गया, क्योंकि बहुत तेज तेज बताता जा रहा हूं आपको। जो भी काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाली थी वो आई थी 3/2 nRT, यही आई थी। लेकिन यहां पर तो बेटा मोनोएटॉमिक गैस ली थी। डायएटॉमिक के लिए क्या जाती है बेटा? अच्छा, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, या तो गैस मॉलिक्यूल एक्स में भागेगा, या वाई में भागेगा, या जेड में भागेगा। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3/2 nRT, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ nRT, है ना। और डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए कितनी होती है? 5, और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए क्या होती है? 6, क्योंकि वहां पर 2 रोटेशनल भी आ जाती हैं, और जो पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर होता है उसमें बेटा 3 रोटेशनल आ जाती हैं, ठीक है। तो बेटा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, हम लोग इंजन सेंट्रिक है, हमने हीट दी, उसने कुछ वर्क किया और कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ी, हम बोलते हैं Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो इसमें कोई फर्क की बात नहीं बेटा, केमिस्ट्री वाले भी सही हैं, अपने लोग भी सही हैं, है ना। अब बेटा ये देखो 3 प्रोसेस होते हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, ग्राफ कैसा बनेगा? बिल्कुल प्रेशर कांस्टेंट वाली स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहां प्रेशर ये था वापस वही प्रेशर हो गया, ये आइसोबारिक नहीं है। आइसोबारिक का मतलब हमेशा प्रेशर वही का वही रहे, इनिशियल और फाइनल बराबर नहीं है। dp0 डेल्टा p0 होने से नहीं है। आइसोकोरिक का मतलब dv0 डेल्टा v0, ये आइसोकोरिक नहीं होगा। आया समझ में या नहीं आया? बिल्कुल आया। तो प्यारे बच्चों आइसोबारिक कैसा आएगा? p कांस्टेंट है, pt में p कांस्टेंट है। अच्छा vt में कैसा आएगा बेटा? v हो जाएगा nRT/p। अब प्रेशर कांस्टेंट है, nr तो कांस्टेंट है ही, तो बेटा यहां पे क्या देगा? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसलिए ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, है ना। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा प्यारे बच्चों? स्ट्रेट लाइन। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो स्लोप कम होगी, तो स्लोप कम होगी, तो इसलिए दिखा रखा है जो कम स्लोप वाला है उस पर प्रेशर ज्यादा है। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है ना। अब आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में क्या आएगा प्यारे बच्चों? आइसोकोरिक में बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो बेटा ये बन गया। अच्छा वीटी कैसा बनेगा? फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट। अच्छा पीटी कैसा बनेगा? पी इक्वल टू nRT/v। वी कांस्टेंट है, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो स्लोप क्या आएगी? कम। तो इसलिए कम स्लोप वाले को बोल रखा वॉल्यूम ज्यादा। आया? बिल्कुल आया। अच्छा आइसोथर्मल में, ये तो बेटा बहुत ही सिंपल ग्राफ्स है। आइसोथर्मल में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर गैस के लिए कर रहे हैं, nRT तो कांस्टेंट है ही, है ना। तो बेटा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो बेटा ग्राफ कैसा बनेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बेटा ग्राफ ऊपर आएगा, टेम्परेचर और ज्यादा होगा तो और ऊपर आएगा, ठीक है। और टेम्परेचर कांस्टेंट है, पीटी ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा। वीटी ग्राफ का आएगा ऐसा। यहाँ डॉटेड क्यों बनाया है? क्योंकि बेटा टेम्परेचर 0 अचीव करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अच्छा अब बेटा ग्राफ को कन्वर्ट अगर करना हो, जैसे मान लो कि ये 3 प्रोसेस है पीवी ग्राफ में दिखा रखे हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। पीवी से अगर आपको पीटी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं। पीवी से अगर आपको पीटी बनाना हो, मैं बस प्यारे बच्चों ये कहना चाह रहा हूं, ए बी जो है, ए बी जो प्रोसेस है वो कैसा है? आइसोबारिक। तो इसमें भी आइसोबारिक होना चाहिए, है ना। तो ए बी अगर आइसोबारिक है तो पीटी में भी वो आइसोबारिक ही रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि आइसोबारिक नहीं रहेगा। ये ए बी है, ए से बी में क्या हो रहा था? वॉल्यूम बढ़ रही थी, तो पीवी इक्वल टू nRT लिख लीजिए सबसे पहले। पीवी इक्वल टू nRT की माला जपेंगे। अब बेटा देखिए ध्यान से, वॉल्यूम बढ़ रही है, इधर जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, और प्रेशर कांस्टेंट है, nr तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो इस तरफ को आएगा। आया? बिल्कुल आया। तो ए बी इस तरफ को आना चाहिए था, वही आ रहा है। अब बीसी, बीसी में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। बीसी में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, बीसी जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P इक्वल टू nRT/v। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया। तो कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। अब मैंने ये दिखाया है कि प्रेशर कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि बीसी वाले में क्या हो रहा है? PV इक्वल टू nRT लिखिए। इसमें प्रेशर कम हो रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें प्रेशर कम हो रहा है, बीसी में प्रेशर कम हो रहा है, बीसीसी में प्रेशर कम हो रहा है। तो इधर को भी ला सकता था, इधर को भी, तो इधर क्यों नहीं लेके गया? इधर क्यों लेके आया? क्योंकि बेटा प्रेशर कम होना चाहिए, तो इसलिए किधर लेके आएंगे? इधर। अब सीए में क्या है? आइसोथर्मल, तो फिर तो बेटा यही बनेगा। इस तरीके से आप पीवी से पीटी, है ना, और पीटी से वीटी भी बना सकते हैं, वो आप दिमाग लगाएंगे पक्का बन जाएगी। अब बेटा वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन होता है पी ए, छोटा सा फोर्स आएगा,
पी ए ये हो गया फोर्स इंटू डी एक्स, है ना, तो पी डी वी बन जाएगा, ए डी एक्स हो जाएगा इंक्रीज इन वॉल्यूम, पी डी वी का इंटीग्रल हो जाएगा वर्क डन, पी डी वी का इंटीग्रल हो जाएगा वर्क डन। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। पी ए हो गया फोर्स, तो पी डी वी का इंटीग्रल दैट इज पी वी ग्राफ के नीचे का एरिया इज वर्क डन। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भैया। आइसोबारिक में वर्क डन क्या निकल के आएगा? आइसोबारिक में प्यारे बच्चों वर्क डन क्या निकल के आएगा? पी ए डी एक्स, पी डी वी का इंटीग्रेशन, पी कांस्टेंट है, डी वी का समेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा वी, वी टू माइनस वी वन, पी वी टू माइनस वी वन, है ना, तो क्या बन जाएगा? एन आर टी टू माइनस टी वन। बेटा ये बच्चों को याद नहीं रहता है, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? एन आर डेल्टा टी। अब बेटा डेल्टा यू की बात करो, इंटरनल एनर्जी अभी मैंने आपको बताई पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है हाफ एन आर टी, एफ बाई टू एन आर टी होती है अगर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस। वो तो खाली टेम्परेचर का फंक्शन है इंटरनल एनर्जी, तो अगर टेम्परेचर में चेंज डेल्टा टी आएगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज एफ बाई टू एन आर टी विच इज फिक्स फॉर ईच एंड एवरी गैस, है ना। अच्छा सीवी की वैल्यू क्या निकल के आती है? चलिए अभी आगे बता ही देता हूं मैं आपको। लेकिन आइसोकोरिक में वर्क डन क्या होगा? बेटा वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रही है, तो गैस फोर्स तो लगा रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, वर्क डन क्या आएगा? जीरो, डेल्टा यू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। ठीक है, आइसोथर्मल में वर्क डन कैसे निकालेंगे? पी डीवी का इंटीग्रल, पी डीवी का इंटीग्रल। अब पी चेंज होगा क्योंकि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, पी वी कांस्टेंट होता है, तो पी को लिखा एनआरटी बाय वी, ताकि एनआरटी कांस्टेंट है उसको बाहर खड़ा कर दिया। अब वी वन से वी टू इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या बन जाएगा? एनआरटी एल एन वी टू बाय वी वन, और पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू होता है, तो वी टू बाय वी वन हो जाएगा पी वन बाय पी टू, एनआरटी एल एन वी टू बाय वी वन या एनआरटी एल एन पी वन बाय पी टू। अब मोलर स्पेसिफिक हीट पे आते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट, एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने में जो थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। एक मोल का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना हो तो बेटा जो हमको थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। करेक्ट है, इनकरेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए सी एनर्जी देनी पड़ती है, तो एन मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए एन सी, डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए एन सी डेल्टा टी। तो क्यू के आगे एन सी डेल्टा टी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सी अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है। क्यों? आइसोकोरिक का मतलब होगा डब्बा बंद है, अब आपने गर्म करना चालू किया, अब बेटा केवल और केवल इंटरनल एनर्जी ही बढ़ेगी। पर आइसोबारिक में अगर आपने, आइसोबारिक का मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली? व्हाट इज मेंट बाय आइसोबारिक? आइसोबारिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कब कांस्टेंट होगा? फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। अब बेटा इस केस में क्या आएगा? ऊपर से प्रेशर आ रहा होगा, ऊपर से फोर्स आ रहा होगा पी ए, पिस्टन का वेट एम जी, और नीचे से क्या हो रहा होगा? पी इंटू ए। तो पी इंटू ए इज इक्वल्स टू पी ए इंटू ए प्लस एम जी। तो यहां से P कितना आ जाएगा? पी ए प्लस एम जी बाई ए। आया? बिल्कुल आया, पी ए प्लस एम जी बाई ए, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यहां पर अगर मास अगर पिस्टन का चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या? प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये बेटा प्रेशर कांस्टेंट की सिचुएशन हो गई। लेकिन इसमें, इस कंडीशन में अगर आप पी वी इक्वल टू एन आर टी लिखें, अब आप सोचें अगर आपने थर्मल एनर्जी दी, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो बेटा एन आर और प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, इसका मतलब गैस वर्क करेगा। तो आइसोबारिक में अगर आप, आइसोबारिक मतलब फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, अगर आपने थर्मल एनर्जी दी, अगर आपने थर्मल एनर्जी तो पिस्टन वर्क भी करेगा, यहां पर गैस वर्क भी करेगी, सॉरी गैस जो है वो वर्क भी करेगी। तो गैस वर्क भी करेगी, तो इससे क्या बेटा निष्कर्ष निकल के आया? गैस वर्क करने वाली है प्यारे बच्चों, गैस क्या करने वाली? वर्क करने वाली है। तो जो हीट दोगे वो खाली इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ा रही है, वर्क भी होगा, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। यहां पर एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो आइसोबारिक प्रोसेस होगा उसमें ज्यादा लगेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना थोड़ा आसानी से हो जाएगा, सस्ते में हो जाएगा। तो बेटा Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। आ पाया है? बिल्कुल आ पाया है प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं, मैंने आपको ये बता दिया कि Cp मतलब अलग Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी है, लेकिन बेटा C जो है ना वो प्रोसेस पे डिपेंडेंट है। इनफैक्ट अगर कोई कह दे मैंने पिस्टन को पकड़ दिया और खींचना चालू कर दिया, तो वो जबरदस्ती गैस से ज्यादा वर्क करा ले रहा है। सीपी से ज्यादा भी आपको टेम्परेचर देना पड़ सकता, सीपी से ज्यादा भी आपको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ सकती है। एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना आइसोकोरिक को बड़ा आसान है। अच्छा आइसोकोरिक से कम भी हो सकती है, सीवी से कम भी हो सकती है क्या? सोच के देखिए, सोच के देखिए ध्यान से। अगर मैं इस तरीके से बढ़ा लूं कि जैसे जैसे हीट दूंगा ऊपर से मैं जबरदस्ती उसको दबाए जा रहा हूं पिस्टन को, तो पिस्टन को दबाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल की रफ्तार वैसे ही बढ़ जाएगी, तो आपको एनर्जी और कम देनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। केवल एक ही बात बताना चाहता हूं, और वो एक बात क्या है?
जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो प्रोसेस डिपेंडेंट है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा गैस मॉलिक्यूल्स की रफ्तार है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। वो काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो प्रोसेस कोई भी हो रहा हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा F/2 nR डेल्टा टी। लेकिन मोलर स्पेसिफिक हीट, एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो थर्मल एनर्जी देनी पड़ती है प्यारे बच्चों, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो थर्मल एनर्जी देनी पड़ती है प्यारे बच्चों, वो डिपेंड इस पे करेगी कि गैस वर्क कितना कर रही है। अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन अलग अलग। बेटा Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी में चेंज हर बार वही आएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज वही आएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर प्रोसेस अलग है तो वर्क डन अलग है, इसलिए आपको हीट अलग अलग सप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए मोलर स्पेसिफिक हीट, अगर मान लो एक ही मोल गैस है और 1 ही डिग्री सेंटीग्रेड से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो भी आपको हीट अलग अलग सप्लाई करनी पड़ेगी। मोलर स्पेसिफिक हीट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोसेस। आया? आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया। तो सीपी ज्यादा क्यों होगा सीवी से? क्योंकि उस केस में बेटा गैस वर्क भी कर रही है। अब आइसोबारिक प्रोसेस के लिए Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू अप्लाई कर रहा हूं। डेल्टा यू जीरो होगा आइसोकोरिक के लिए सॉरी डब्ल्यू जीरो होगा। आइसोकोरिक के लिए वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि गैस फोर्स तो लगा रही है लेकिन पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो बेटा यहां से निकल के क्या आ रहा है? गैस का वर्क डन जीरो। गैस का वर्क डन क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? जीरो हो रहा है। अगर गैस का वर्क डन जीरो हो रहा है तो बेटा Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू से समझ में क्या आएगा? Q को लिखेंगे एनसीवी डेल्टा टी, तो डेल्टा यू आ गया एनसीवी डेल्टा टी। एंड इट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस, क्योंकि डेल्टा यू इज प्रोसेस इंडिपेंडेंट, देयरफॉर डेल्टा यू आ जाएगा एनसीवी डेल्टा टी। देयरफॉर डेल्टा यू आ जाएगा एनसीवी डेल्टा टी। और डेल्टा यू तो अभी मैंने बताया था आपको F/2 nR डेल्टा टी। F/2 nR डेल्टा टी बेटा u होता है F/2 nR टी, तो डेल्टा यू होगा F/2 nR डेल्टा टी। तो बेटा डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी को F/2 nR डेल्टा टी के बराबर करिए। सीवी आ गया FR/2, सीवी आ गया FR/2, 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 याद करेंगे FR/2। अब सीपी की बात करते हैं। अब आइसोबारिक प्रोसेस के लिए Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू को लेके आइए। Q हो जाएगा एनसीपी डेल्टा टी, वर्क डन हो जाएगा एनआर डेल्टा टी। दो फॉर्मूले होते हैं, पी डेल्टा वी एनआर डेल्टा टी, अभी बताया था ऊपर, पी डेल्टा वी एनआर डेल्टा टी, और डेल्टा यू तो एनसीवी डेल्टा टी। बस एन डेल्टा टी उड़ाइए, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। सीवी FR/2 पुट कर दीजिए, सीपी आगे F+2/2R, सीपी आगे F+2/2R, सीपी के आगे F+2/2R। यहां पर बेटा मोनोटॉमिक गैस है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, जस्ट आपको तरीका बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों। क्या बताना चाहता हूं? तरीका बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जस्ट एक सेकंड, पानी पिएंगे। आपकी कॉपी में भी ये क्वेश्चन है, क्लास में भी मैंने कराया था। पूछा है इस प्रोसेस में जब यहां से यहां गैस आ रही है ए से बी की तरफ, ये प्रोसेस हो रहा है, पूछ रहे वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट सप्लाइड और एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी। करें सॉल्व? बिल्कुल करेंगे। वर्क डन मतलब पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया, बच्चा बच्चा निकाल लेता गांव का, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो क्या बन जाएगा? हाफ ऑफ 3p0 प्लस p0 दैट इज 4p0 इनटू ये, और ये क्या है 2v0 माइनस v0 दैट इज 2p0 v0। ये हो गया वर्क डन। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मोनोटॉमिक गैस है, F/2 nR डेल्टा टी, 3/2 nR डेल्टा टी, nR डेल्टा टी को P2V2 माइनस P1V1 कह सकते हैं। P2V2 क्या हो जाएगा? P इंटू 2V0, P1V1 क्या हो जाएगा? 3p0 v0 पुट कर दिया। अब Q क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू भी पता है, डब्ल्यू भी पता है, तो क्या Q निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। अब Q को क्या लिख सकते हैं? NC एवरेज डेल्टा टी, NC डेल्टा टी लिखिए बेटा। Q हमने हीट दी तो डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ा, तो बेटा 1 टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एवरेज से कितनी हीट देनी पड़ेगी? Q बाय डेल्टा टी, Q बाय डेल्टा टी, है ना। n मोल के लिए, 1 मोल के लिए बेटा कितना देना पड़ेगा? Q बाय n डेल्टा टी। ये आ गई एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब n डेल्टा टी के लिए r से मल्टीप्लाई करिए, r से डिवाइड करिए, nr डेल्टा टी जो नीचे वाला है वो बन जाएगा P2V2 माइनस P1V1 और ऊपर r आई गया। डेल्टा Q आपको पता है, P2V2 माइनस P1V1 आपको निकालना आता है। C एवरेज क्या आ गया? माइनस r। C एवरेज क्या आ गया? माइनस r। ओहो, माइनस आ रही है मोलर हीट कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ऑन हीटिंग वर्क इज मोर देन द हीट गिवन, देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेस। बेटा मैंने आपको क्या बताया था? हम पिस्टन को जबरदस्ती खींच सकते हैं, जितना गैस हीट दे रही उससे ज्यादा मैंने वर्क कर दिया। हीट दे रही है, वर्क मैंने ज्यादा कर दिया, टेम्परेचर घट गया। तो हीट दी और टेम्परेचर घट जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है, कि आपने पिस्टन को जबरदस्ती ऊपर खींच दिया तो गैस मॉलिक्यूल, बेटा आप सोचो, जब बॉल आती है बैट के पास, आप बैट को पीछे ले जाओ तो मॉलिक्यूल वापस हल्के जाएगा, मतलब बॉल वापस हल्के जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए ये पिस्टन है,
ये गैस मॉलिक्यूल आ रहा है सपोज 10 से, ये पिस्टन जा रहा है 5 से, इलास्टिक कोलिजन होगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गई 5, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गई 5, 10 माइनस 5 दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी, मान लो ये v से वापस जाता है मॉलिक्यूल, v प्लस 5, तो यहां से बेटा v कितना निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, सोचिए v निकल के क्या आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, आई एम सॉरी, ये 10 है, वेलोसिटी ऑफ 10 से आ रहा था, ये 5 से जा रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई 10 माइनस 5, है ना, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, अगर मान लो मॉलिक्यूल v से जाए इधर, तो v प्लस 5, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, आया, बिल्कुल आया। तो बेटा 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5, और ये 5 से कट के हो गया 0, कितना आ गया प्यारे बच्चों 0। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूँ, एक सेकेंड, मेरे पास शायद इसका फिगर भी होगा, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, ये देखिए, तो प्यारे बच्चों यहां पर मॉलिक्यूल आ रहा था v1 से, है ना, और v2 से वापस जा रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या थी v1 प्लस v, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या थी v2 माइनस v, तो v2 क्या आ जाएगा v1 प्लस 2v। जब पिस्टन पास में आएगा तो रफ्तार बढ़ जाएगी, और जब पिस्टन दूर जाएगा, जब पिस्टन दूर जाएगा तो बेटा v1 माइनस v था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v1 से आ रहा था, ये v से दूर जा रहा था, v1 माइनस v वॉज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v2 से जा रहा है और ये v से जा रहा है, अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आ जाएगी v2 प्लस v। इलास्टिक है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और यहां से क्या आ जाएगा v2 इक्वल टू v1 माइनस 2v, वेलोसिटी ऑफ v2 इज v1 माइनस 2v। आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा अगर समझाना क्या चाहता था, अगर पिस्टन दूर जा रहा है, अगर पिस्टन दूर जा रहा है, अगर पिस्टन दूर जा रहा है, अगर पिस्टन दूर जा रहा है तो मॉलिक्यूल हल्के वापस जाएगा, और अगर आगे आ रहा है तो पिस्टन तेज वापस तेज जाएगा आगे, तो पिस्टन तेज जाएगा आगे। आया, बिल्कुल आया, एक सेकेंड, ये चल रहा था क्वेश्चन, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, हीट दे और टेम्परेचर कम हो जाए, हीट दे और टेम्परेचर कम हो जाए। अब कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना आएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, 3p0 v0 और ये p0 2v0, तो क्या प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, बिल्कुल निकाल लेंगे। और बेटा टेम्परेचर क्या होता है pv बाय nr, है ना, तो प्रेशर की वैल्यू आ गई वेलोसिटी के टर्म्स में, वो वॉल्यूम के टर्म्स में प्रेशर की मतलब प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ गया इनटू v बाय nr, तो बेटा pv बाय nr जब मेरे पास जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है बेटा, सम ऑफ रूट्स बाय 2 पे, सम ऑफ रूट्स बाय 2 पे, या d बाई डी को 0 करिए, मतलब आपको वॉल्यूम निकालने के, इस वॉल्यूम पे मैक्सिमम होगा टेम्परेचर, तो बेटा आप d बाई डी 0 करके निकाल सकते हैं, या क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा बाय 2 पे, ठीक है। अब यहां से बेटा मेरे पास क्या निकल के आ गया बेटा, मतलब मेरे पास वो वॉल्यूम आ गई जिस पे मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा, और वो वॉल्यूम अगर मैं यहां पुट कर दूं तो मेरे को मैक्सिमम टेम्परेचर भी मिल जाएगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, इस तरीके से बढ़ूंगा आगे, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो आपने प्रेशर निकाला, प्रेशर को लिख दीजिए nRT बाई वी, यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, आपने क्या किया, अलग अलग आइसोथर्म, कुछ किसी के लिए 2 रूट आएंगे, जिसके लिए एक ही रूट आएगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर वाला आइसोथर्म हो गया जो जस्ट टच कर रहा है, तो बेटा nRT बाई वी लिखिए, और इसमें डिस्क्रिमिनेंट को अब 0 कर दीजिए, दैट इज एक ही रूट आ रहा है। 2 रूट होंगे तो टेम्परेचर अभी, मतलब देखो मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं, अगर ऐसा, अगर मान लो कि थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अगर ऐसे है मान लीजिए ये एक आइसोथर्म, ये दूसरा टेम्परेचर बड़ा वाला आइसोथर्म, और टेम्परेचर बड़ा वाला आइसोथर्म, और जस्ट टच करने वाला, तो इधर से इधर जाएंगे तो टेम्परेचर पहले बढ़ रहा है, तो पहले क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा बढ़ेगा, और फिर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि बेटा ऐसा है, ये एक आइसोथर्म है, ये दूसरा आइसोथर्म है, ये तीसरा आइसोथर्म है, तो बेटा यहाँ पर T1 टेम्परेचर है, इस पे T2 है, और इस पे T3 है, तो टेम्परेचर पहले बढ़ रहा है और फिर इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है। आया, बिल्कुल आया। तो बेटा मैं उस आइसोथर्म की बात करूं जो जस्ट टच कर जाए, इसको टच कर जाए जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर हो, तो इसको nRT बाई वी के बराबर करिए, एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसके लिए एक ही रूट आएगा, जैसे मतलब इक्वल रूट की कंडीशन हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट को 0 करिए, डायरेक्टली मैक्सिमम टेम्परेचर निकाल लीजिए। आया, बिल्कुल आया। ये भी आइसोबारिक कंडीशन है, क्यों, क्योंकि बेटा PA1 ऊपर को है, PA2 नीचे को है, PA1 माइनस A2 ऊपर को गया, नेट में PA1 ऊपर को है, PA2 नीचे को, PA1 माइनस A2 ऊपर को गया, और टोटल पिस्टन्स का मास मिला के मान लो m है, तो mg नीचे को है,
तो PA1 माइनस A2 ये ऊपर को आया PA1 PA2, तो नेट में ऊपर को फोर्स क्या है PA1 माइनस A2, और PA1 नीचे को है, PA2 ऊपर को है, तो PA1 माइनस A2 ये नीचे को है और mg भी नीचे को है। तो PA इंटू A1 नीचे को है, PA इंटू A2 ऊपर को है, तो PA इंटू A1 माइनस A2 ये नीचे को है, mg भी नीचे को है, और PA1 माइनस A2 ऊपर को, क्योंकि PA1 यहां से ऊपर को आएगा, PA2 यहां से नीचे को आएगा, तो P की वैल्यू क्या आ गई PA प्लस mg अपॉन A1 माइनस A2। इसका मतलब प्रेशर जो आ रहा है प्यारे बच्चों वो क्या आ रहा है कांस्टेंट, है ना। प्रेशर जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, वो टेम्परेचर पे या किसी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो PA पे डिपेंड कर रहा है और mg पे डिपेंड कर रहा है, एरियाज पे डिपेंड कर रहा है। इस कंडीशन में क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब mg का रोल नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल है ना दोनों पिस्टन, तो बेटा PA2 PA1, तो PA1 माइनस A2 वो किधर को फोर्स आ रहा है, PA1 माइनस A2 आएगा लेफ्ट में, और PA1 माइनस PA2 आएगा राइट में, और बेटा इक्विलिब्रियम में है ना। इसका मतलब यहां से क्या आएगा P इक्वल टू PA। ये भी क्या हो गया आइसोबारिक प्रोसेस। सिमिलरली ये भी आइसोबारिक प्रोसेस है, बस यहाँ पर PA1 नीचे को और PA2 ऊपर को, तो PA1 माइनस A2 नीचे को और mg साइन थीटा आ जाएगा नीचे को, और PA1 माइनस A2 ऊपर को, PA1 ऊपर को PA2 नीचे को, तो PA1 माइनस A2 ऊपर को वो बराबर हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस PA1 माइनस A2, जहां से भी प्रेशर क्या रहा है कांस्टेंट। तो मैंने आपको बहुत सारे आइसोबारिक प्रोसेस के एग्जांपल दे दिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक है। अब मेरे को बताना है अगला क्वेश्चन, अगला बेटा ये जेई का आया हुआ ही क्वेश्चन है बेटा। एक में 500 केल्विन टेम्परेचर पे गैस है और एक में 300 केल्विन टेम्परेचर पे गैस है, और कह रहे फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, और खाली ये बीच वाला हरा पिस्टन ही कंडक्टिंग है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये जो अंदर वाला ये जो पिस्टन है यही कंडक्टिंग है, दैट इज यहां से हीट आएगी और इसको मिलेगी। पर बेटा अगर फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है बेटा, ये तो पक्की बात है कि हीट गेन्ड इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट, एक हीट देगा और दूसरा हीट लेगा, तो जितनी एक छोड़ेगा, मान लो फाइनल टेम्परेचर T हो गया, तो जितनी इसने थर्मल एनर्जी छोड़ी वो कितनी हो जाएगी बेटा NCP डेल्टा T आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, तो Q इक्वल टू NC डेल्टा T में C आपको पहचानना, C कौन सा लेना पड़ेगा CP, कौन सा लेना पड़ेगा CP। आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। तो अगर बेटा दोनों द पिस्टन्स आर फ्रिक्शनलेस, ओनली द मिडिल पिस्टन इज कंडक्टिंग, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये बिल्कुल पक्का है कि यहां पर एक चीज जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, नीचे वाले का टेम्परेचर जो कम होगा, तो मान लो T हो गया तो NCP, CP क्या आएगा बेटा F प्लस 2/2R, नीचे वाली मोनोटॉमिक गैस है 3 प्लस 2/2R 5R/2, NCP डेल्टा T 500 माइनस T आया। और ऊपर वाले का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, और टेम्परेचर बढ़ेगा, T हो गया 300 से T माइनस 300, NCP डेल्टा T, CP क्या आएगा F प्लस 2/2R, ऊपर वाली कैसी गैस है डायटोमिक, F क्या होगा 5, तो 7R/2 इंटू T माइनस 300। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ। और अगर मेरे को डायरेक्टली कमेंट करना होता टेम्परेचर पे 400 से ज्यादा आएगा या 400 से कम, बेटा देखो NCP डेल्टा T दोनों का बराबर करने, जिसका CP ज्यादा उसका डेल्टा T कम, CP किसका ज्यादा होगा ऊपर वाले का, तो उसका डेल्टा T कम होगा, नीचे वाले का डेल्टा T ज्यादा, और एक ने टेम्परेचर बढ़ाना है अपना और दूसरे ने टेम्परेचर घटाना है, फाइनली बराबर पे पहुंचना है। और 300 वाले के लिए डेल्टा T कम आना चाहिए, तो टेम्परेचर जो आएगा वो 300 की लाइन में आएगा, ना कि 400 की। तो इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो कम है और डिक्रीज इन टेम्परेचर ज्यादा है। तो अगर टोटल वर्क डन बाय गैस निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा नेगेटिव। क्यों? दोनों आइसोबारिक प्रोसेस है, NR डेल्टा T होता है बेटा वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, तो जिसका डेल्टा T नेगेटिव है, जो घट रहा है वो ज्यादा घट रहा है, तो नेट में वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव। तो ये फाइनल टेम्परेचर निकाली। अच्छा फिक्स्ड वाले केस में निकाली, फिक्स्ड वाले केस में नीचे वाला पिस्टन फिक्स है, ऊपर वाला अभी भी फ्रिक्शनलेस मूवेबल है, तो बेटा क्या हो जाएगा, नीचे वाले के लिए लगेगा NCV डेल्टा T, अब ऊपर वाले के लिए लगेगा NCP डेल्टा T। अब CP और बढ़ गया, अब पहले तो दोनों में NCP डेल्टा T था, CP नीचे वाले का कम था, नीचे का C कम था, ऊपर का C ज्यादा था, डायटोमिक है। अब नीचे CP के बदले CV ले रहे हैं और कम ले रहे हैं, तो इस केस में जो टेम्परेचर आएगा वो, इस केस में जो टेम्परेचर आएगा, अब CP रिलेटिवली और ज्यादा हो गया, तो उसका डेल्टा T और कम हो जाएगा, ऊपर वाले के कंपैरिजन में टेम्परेचर और कम राइज करेगा। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे, NR डेल्टा T। अगर दोनों पिस्टन फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है तो N1R डेल्टा T1 प्लस N2R डेल्टा T2, पर अगर नीचे वाला फिक्स है तो नीचे वाला तो वर्क करेगा नहीं, खाली ऊपर वाली गैस वर्क करेगी क्योंकि वही वाला पिस्टन मूवेबल है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें डेल्टा Q जीरो नहीं होता, DQ जीरो होता है। डेल्टा Q जीरो होने से एडियाबैटिक नहीं कहेंगे, हर इंस्टेंट पे हीट सप्लाइड जीरो होनी चाहिए,
हर इंस्टेंट पे हीट सप्लाइड जीरो होनी चाहिए। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू करेंगे और इंटीग्रेट कर डालेंगे। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू करेंगे, है ना। मैं आपको पूरा इंटीग्रेशन करके नहीं दिखाऊंगा, है ना, ये आप देख सकते हैं, ये आपके हाथ के नीचे से बस एक बार निकला हो तो आपको पता लग जाएगा। तो आइसोबारिक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, इसमें डी क्यू जीरो, एन डी टी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी में दोनों तरफ डी ले लेंगे, एन डी टी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से निकल के आ जाता है इंटीग्रेट करके पी वी की पावर गामा कॉन्स्टेंट, टी वी की पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट, पी वन माइनस गामा टी गामा कॉन्स्टेंट। क्या क्या है बेटा कॉन्स्टेंट, पी वी की पावर गामा कॉन्स्टेंट, टी वी की पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट, पी वन माइनस गामा टी गामा कॉन्स्टेंट। आ पाया समझ में, बिल्कुल आ पाया। तो बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस में बेटा हमने क्या देखा बेटा, डेरिवेशन में हमने देखा बेटा हर एक हमने हीट सप्लाइड को जीरो किया, हमने डी क्यू को जीरो किया और फिर हमने इंटीग्रेट किया, है ना। और बेटा हमने एन डी टी की वैल्यू कहाँ से निकाली, हमने जो एन डी टी की वैल्यू वो कहाँ से निकाली, यहाँ से निकाली प्यारे बच्चों, है ना। हमने पी वी इक्वल टू एन आर टी में दोनों तरफ डी ले लिया और वहाँ से हमारे पास एन डी टी की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, है ना। अब देखो बेटा हमने डिराइव कर लिया पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, है ना, और यहीं से निकल के आता है पी को लिख दीजिए एनआरटी बाई वी, तो टीवी की पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट, पी वन माइनस गामा टी गामा कॉन्स्टेंट। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मेरे को बस आपको ये बताना है, अच्छा जो गामा है बेटा वो गामा हमने किसी को बोला सीपी बाय सीवी को, तो गामा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एफ प्लस टू बाई एफ। क्या आ जाएगी बेटा, एफ प्लस टू बाई एफ या वन प्लस टू बाई एफ या वन प्लस टू बाई एफ। तो F कम तो गामा ज्यादा, तो मोनोटॉमिक गैस का गामा ज्यादा होता है, डायटोमिक का कम होता है और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर का सबसे कम होता है। जितना F ज्यादा उतना गामा कम, जितना F ज्यादा उतना गामा कम। अब बेटा स्लोप किसकी ज्यादा है, जिसका गामा ज्यादा होगा, है ना। तो आइसोथर्मल में बेटा जो स्लोप आती है वो माइनस पी बाई वी आती है ना। आप पहले डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिए, और माइनस गामा पी बाई वी, जिसको मैं आपको फील भी करा देता था, है ना, कि भैया जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो आइसोथर्मल में वेलोसिटीज तो कांस्टेंट रहेंगी, जबकि एडियाबैटिक में हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कम हुई तो उतनी हीट दे देते थे, वेलोसिटीज वापस गैस की मेंटेन है, टेम्परेचर वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी वही, तो इसका मतलब क्या होता था प्यारे बच्चों, गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी वही का मतलब होता था जो मतलब जो प्रेशर घटेगा वो केवल वॉल्यूम बढ़ने के कारण, जबकि एडियाबैटिक में क्या होता था बेटा, वेलोसिटीज भी कम हो जाएंगी और वॉल्यूम भी बढ़ जाएंगी। तो दो रीजन से प्रेशर कम हो तो प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और अगर मैं मोनोटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीनोटॉमिक, नॉन लीनियर में कंपेयर करूँ तो मोनोटॉमिक सबसे नीचे है, क्योंकि गामा सबसे ज़्यादा। स्लोप जो आ रही है बेटा डीपी बाई डीवी जब निकाल रहा हूँ एडियाबैटिक के लिए, तो वो गामा पी बाई वी आ रहा है, गामा जिसका ज़्यादा उसकी स्लोप सबसे ज़्यादा, जिसको भी मैं आपको फील करा चुका था, लेकिन अभी आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अभी जस्ट रिवीजन करा रहे हैं। अच्छा वर्क डन क्या निकल के आएगा, वर्क डन या तो आप पीडीवी के इंटीग्रेशन से निकाल लीजिए प्यारे बच्चों, या आप कह सकते हैं क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो Q को जीरो करिए और माइनस डेल्टा यू हो जाएगा वर्क डन, है ना। तो बेटा वर्क डन क्या आ जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन। ये देखिए Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू में Q को आप जीरो कर दीजिए तो भी आ जाएगा यही, है ना। Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू को आप Q को जीरो कर दीजिए और वर्क डन निकाल लीजिए, यहाँ से भी जो वर्क डन आएगा माइनस डेल्टा यू वो भी वही आएगा, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी का नेगेटिव, और एफ बाई टू की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन गामा माइनस वन। एफ बाई टू की जो वैल्यू आएगी बेटा प्यारे बच्चों वो क्या आएगी, अभी निकलवाया था, एफ बाई टू की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वन अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हीलियम और ऑक्सीजन मिक्स है तो हम पीवी की पावर गामा हीलियम के लिए लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन के लिए लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। पर मिक्सचर के लिए लगा सकते हैं, यस। क्यों, क्योंकि बेटा जब बेटा एक्सपेंशन होगा ना, जब एक्सपेंशन होगा तो होता क्या है, जो मोनोटॉमिक गैस जो है उस बेटा उसकी जो उसका तो केवल और केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो वो डिक्रीज होगी, और जो ऑक्सीजन है उसकी ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों डिक्रीज होंगी। तो दोनों में एनर्जी में बराबर का डिक्रीज नहीं आएगा। अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देखें तो दोनों में बराबर का डिक्रीज नहीं आएगा, और जब बराबर का डिक्रीज नहीं आएगा है सेम ही चैम्बर में, तो प्रेशर किसका ज़्यादा डिक्रीज होता है बेटा, प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज आता है मोनोटॉमिक गैस का। अगर प्रेशर मोनोटॉमिक गैस का ज़्यादा डिक्रीज होगा, अगर मोनोटॉमिक गैस का प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज होगा तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम का प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज होना चाहिए था। पर तो अब ऑक्सीजन लेकिन साथ में है, तो बेटा होगा क्या, फाइनली उनमें कुछ एनर्जी का एक्सचेंज हो जाएगा। बेटा देखो हीलियम का जो ग्राफ आना चाहिए था वो नीचे आना चाहिए था, है ना। हीलियम वाला जो आता है बेटा मोनोटॉमिक के ज़्यादा नीचे आना चाहिए था, तो टेम्परेचर हीलियम का कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन का टेम्परेचर रिलेटिवली ज़्यादा रहना चाहिए था। तो होगा क्या, लेकिन साथ में है तो इसलिए
कुछ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, और अगर एनर्जी का एक्सचेंज अगर हो रहा है तो हीलियम के लिए हम ये नहीं कह सकते इंडिपेंडेंटली वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जा रही है, तो हीलियम के लिए पॉसिबल नहीं है। हीलियम को एनर्जी मिलेगी ऑक्सीजन से, है ना, और ऑक्सीजन से एनर्जी जाएगी, तो ऑक्सीजन के लिए भी पीवी की पावर गामा ट्रू नहीं रहेगा। करेक्ट है, तो हम पीवी की पावर गामा मिक्सचर कांस्टेंट लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि जब हमने dq इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू लगाया तो बेटा वहां पर हमने टोटल गैस के लिए लगाया, हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी बोला, हमने बोला नंबर ऑफ मोल्स एन है, प्रेशर पी है, तो टोटल प्रेशर के लिए तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट हम टोटल प्रेशर के लिए लगा सकते हैं। पर अगर दोनों ही डायटोमिक हो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर उसी रेशियो में कम होना चाहिए, तो फिर मतलब कोई हीट एक्सचेंज आपस में नहीं होगा। अब बेटा अगर वॉल को जब हम बम्बार्ड कर देते हैं तो बेटा ये यहाँ पर हीट एक्सचेंज तो जीरो है, पर क्या ये एडियाबैटिक इक्वेशन को फॉलो करेगी पीवी की पावर गामा कांस्टेंट को? बिल्कुल नहीं। क्यों? रीजन क्या होगा? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि बेटा एडियाबैटिक जब हमने डिराइव किया, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट यहाँ पे ट्रू नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इनिशियल प्रेशर P1 है, फाइनल प्रेशर P2 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है। जब पीवी की पावर गामा कांस्टेंट डिराइव करिए तो dq इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिखा है, हर एक इंस्टेंट पे प्रेशर डिफाइंड है। तो पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। हल्के हल्के जो प्रोसेस हो रहा हो हर इंस्टेंट पे प्रेशर वॉल्यूम डिफाइंड होने चाहिए, विच इज नॉट ट्रू फॉर फ्री एक्सपेंशन, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात करी। जैसे अचानक से इसको जब बॉम्बार्ड कर देंगे वॉल को, तो बेटा ये हीट सप्लाइड नहीं हुई है, पर पीवी की पावर गामा कांस्टेंट नहीं होगा आफ्टर प्रोसेस बीइंग एडियाबैटिक, है ना। पॉलीट्रॉपिक बेटा वो सारे के सारे प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक होते हैं जिसमें मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है। dq इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, dq को लिखें एनसीडीटी, du को लिखें एनसीवीडीटी प्लस पीडीवी। बस बेटा कुछ नहीं, एनडीटी की वैल्यू पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकालेंगे, जैसे अभी निकाली थोड़ी देर पहले, दोनों तरफ डी ले लेंगे, है ना, और यहां से हम क्या करेंगे, एनडीटी की वैल्यू पीवी इक्वल टू एनआरटी में हम दोनों तरफ क्या करेंगे, डी ले लेंगे, और हम एनडीटी की वैल्यू निकालेंगे पीडीवी प्लस वीडीवी बाय आर, और फिर बेटा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से आ जाएगा पीवी की पावर एक्स कांस्टेंट या पीवी की पावर एन कांस्टेंट। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। और यहां से बेटा अगर आप सी निकालेंगे तो सी निकल के आ जाएगा सीवी माइनस आर अपॉन एन माइनस वन, सीवी माइनस आर अपॉन एन माइनस वन। तो सी क्या आ जाएगा, सीवी माइनस आर अपॉन एन माइनस वन, आर अपॉन गामा माइनस वन माइनस आर अपॉन एन माइनस वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पीवी की पावर गामा कांस्टेंट था तो वर्क डन आया था P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन। अब पीवी की पावर n कांस्टेंट है तो क्या आएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस वन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लगाएंगे, Q क्या हो जाएगा, NC डेल्टा टी, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा टी, और जो वर्क डन आ जाएगा वो P1 V1 nRT1 माइनस nRT2 अपॉन n माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पे n एक्सपोनेंट है और ये जो ऑरेंज वाला n है वो नंबर ऑफ मोल है, तो C क्या आ गया, आर अपॉन गामा माइनस वन माइनस आर अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, अब कभी कभी आपको डायरेक्टली कह देंगे टीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो बताइए मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, मोनोटॉमिक गैस है, तो टी को लिख देंगे पीवी बाय एनआर, तो पीवी स्क्वायर बाय एनआर कांस्टेंट आ जाएगा, या पीवी स्क्वायर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा के डैश, तो बेटा एन जो आ गया वो 2 आ गया, तो आर अपॉन गामा माइनस वन। अगर मान लीजिए कि जो गैस है सीवी माइनस आर अपॉन एन माइनस वन है, तो मोनोटॉमिक है तो 3r बाई टू माइनस आर अपॉन टू माइनस वन, टू माइनस वन क्या आ जाएगा 1, तो 3r बाई टू माइनस आर दैट इज r बाई टू आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, r बाई टू। आई होप मैं आपको समझा पाया। अब बेटा देखो यहाँ पर एक साइड वैक्यूम है, कभी कभी इसी के लिए आपको क्या कह देंगे, फिजिकल कंडीशन दे देंगे। फिजिकल दे दिया यहाँ पे सिस्टम, ये वैक्यूम है इस साइड और इधर एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ L है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज L, और टेंशन कह रहे हैं kx की पावर 3/2 है। मोलर स्पेसिफिक हीट बतानी है इस मोनोटॉमिक गैस की, है ना। अब बेटा मेरी बात सुनिए, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इंसुलेटेड है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर बेटा अगर हम हीट सप्लाई करते हैं इस गैस को अंदर हीटर लगा के, तो बेटा इस कंडीशन में मोलर स्पेसिफिक हीट क्या आएगी। तो बेटा करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहली बात सुनिए, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मान लीजिए प्रेशर P है, आपको प्रेशर PV की पावर N कुछ रिलेशन निकालना है, तो P इंटू ए, ये क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में फोर्स, और राइट साइड में क्या आ जाएगा टेंशन जो भी स्प्रिंग में होगी, और जो क्या है kx की पावर 3/2, तो P इंटू ए इक्वल टू kx टू दी पावर 3/2, और जो x है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो यहाँ से क्या आ गया P प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2। अब P प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2 या P
v की पावर -3/2 इज कांस्टेंट, है ना। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ। मैं फिर से बता दे रहा हूँ बेटा, प्रेशर जो आएगा बेटा वो टेंशन पर यूनिट एरिया आएगा, या P इंटू ए टेंशन के बराबर आएगा। इधर से फोर्स आएगा P इंटू ए लेफ्ट साइड में, और इधर से आएगा टेंशन राइट साइड में, क्योंकि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L है, वो दबा हुआ है। तो बस बेटा P हो जाएगा T बाय ए, और x को लिख सकते हैं V बाय ए, क्योंकि वॉल्यूम तो होगी A इंटू एक्स, है ना। तो x हो जाएगा V बाय ए। बस यहाँ से आ गया P प्रोपोर्शनल टू V, है ना। V आ जाएगा AX, है ना। यहाँ से आ गया P V की पावर -3/2 कांस्टेंट। अब आंसर क्या हो जाएगा, CV अगर मोनोटॉमिक है तो 3R/2 माइनस R अपॉन n-1 -3/2 -1 -5/2। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाऊँ, बहुत ही सिंपल बात है ना। तो इस तरीके से कभी कभी फिजिकल कंडीशन आ जाएगी। फिजिकल कंडीशन एक और दे रखी थी पर उसको नहीं लेंगे। कभी कभी प्रोसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर PV की पावर n टाइप नहीं होता कांस्टेंट, T इक्वल टू T नॉट E की पावर अल्फा V। इसमें क्या होगा बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट आपसे पूछी जाएगी, आपको निकालनी होगी, है ना। और इस कंडीशन में कांस्टेंट नहीं आएगी। तो लिखेंगे DQ इक्वल टू DU प्लस DW, DQ इक्वल टू DU प्लस DW लिखेंगे। DQ हो गया NCDT, DU NCVDT, DW PDV। बस अब कुछ नहीं। C क्या आ जाएगा यहाँ से, CV प्लस PDV बाई NDT। अब DV बाई DT कैसे निकालें, T दे रखा था T नॉट E की पावर अल्फा V, तो DT बाई DV निकाला। DT बाई DV आ गया T नॉट अल्फा E की पावर अल्फा V, और T नॉट E की पावर अल्फा V क्या है, T। T नॉट E की पावर अल्फा V तो T है ना, तो यहाँ से DT बाई DV आ गया अल्फा T, है ना। या DV बाई DT क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा T। बस वो यहाँ पे पुट कर देंगे और आपको C की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर P और T की टर्म्स में पूछिए तो ऐसे लिख देंगे, नहीं तो P को nRT बाई V लिख दीजिए। P को अगर आप पुट करेंगे nRT बाई V तो होगा क्या, NT कट जाएगा यहाँ से ऊपर नीचे से, तो R बाई अल्फा V आ जाएगा। तो इस तरीके से करना हो। तो बेटा अगर कोई जनरल प्रोसेस होगा जहाँ पे PV की पावर n कांस्टेंट नहीं होगा, पहली बात, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो एकमात्र प्रोसेस है जिसमें क्या होता है बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है ना। और वहां पर क्या आता है बेटा, PV की पावर n टाइप कांस्टेंट आता है, तो बेटा वहां पर मोलर स्पेसिफिक हीट होती है CV माइनस R अपॉन n-1, R अपॉन गामा -1 माइनस R अपॉन n-1, एक बात। और DQ इक्वल टू DU प्लस DW लगाएंगे उन प्रोसेस के लिए जहां पर हमको PV की पावर n कांस्टेंट है, T इक्वल टू T नॉट E की पावर अल्फा V है। तो कैसे निकालना होगा बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट, DQ को लिखेंगे NCDT, DU को लिखेंगे NCVDT, DW को लिखेंगे PDV, और फिर C की वैल्यू निकाल लेंगे। अब dv बाई dt बेटा अगर वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो dv बाई dt कर लीजिए। अब टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम है तो dt बाई dv करिए, और वहां से dv बाई dt निकाल लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए। बहुत आराम से आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ, है ना। मैं आपको इसके बाद बेटा ये पर्टिकुलर जो मैंने आपको भी बेटा टॉपिक पढ़ा दिया, इसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपको अब मेरी एक और वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ जिसमें एक्सरसाइज 3 दैट इज आए हुए IIT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैंने सॉल्यूशंस डाले हैं। सारे IIT के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं डाले हैं, तो आए हुए IIT के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डाले हैं। वो बेसिकली आपके जो सीनियर बैच था उसी की एक वीडियो है, जब जो JR2 बैच था, जो बेटर वाला लॉट था, मतलब जो थोड़ा सा ब्राइटर लॉट था, उन्हीं के कुछ बच्चों के जो डाउट्स थे उसके ही मैंने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डाल दिए हैं, है ना। और साथ में प्यारे बच्चों में एक्सरसाइज 1 और 2 का सॉल्यूशन भी अपलोड कर रहा हूँ, है ना। तो आप कोशिश करें, अगर आप, मैं वैसे आपको जस्ट रिकमेंड करूँगा कि अगर आप थोड़ा सा डाउट है इस चैप्टर को लेके तो एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए, क्योंकि शायद पढ़ने में, लेकिन अगर आपका कुछ बड़ा टारगेट पेंडिंग है तो पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। आखिरी टाइम में बेटा मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है, आखिरी दिन तक मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी बेटा कामयाबी मिलती है। तो खूब बढ़िया मेहनत करेंगे। कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चे लोग। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।